Hello friends, this is SP Singh and welcome to SP Sir Classes. Dear friend, यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के एग्जाम को टारगेट करते हुए आज हम लोग सुपर 100 MCQs क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन रहेंगे। प्रैक्टिस सेट आपका ये सेकंड रहेगा। इससे पहले फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर लिया है जिसमें बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन का कलेक्शन था, वो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग जीके, हिंदी, जीएस ये सभी क्वेश्चंस आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत ही यहां से आपको कई क्वेश्चंस एज इट इज एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। डिस्कशन करते हुए चलेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय की बात हो रही है? जो हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या थी, उसका समय क्या था? देखिए जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका समय 1997 से लेकर के 2002 था। ठीक है, यह आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। ये अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले, मान लीजिए इसी से रिलेटेड पूछ ले कि जो आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी वो किस विषय पर आधारित थी, तो इसका जो विषय था वह न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास था। क्या था? न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता का विकास। ये हमारा 9वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था जिस पर ये आधारित थी। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से डिस्कस करते हुए चलेंगे। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो हमारे भारतीय संविधान में जो संघवाद है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। देखिए चाहे संघवाद हो या अगर पूछ ले केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति या अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र, ये सभी आपका जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। भारतीय संविधान यानी कि मूल पाठ में कितने भागों में विभाजित है? जो हमारा भारतीय संविधान है इसके कितने भाग हैं ये आपको बताना है। देखिए अगर है पूछ ले तो 24 और अगर थे पूछ ले तो 22। सर ये कैसे? जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तब उस समय हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग थे। ओके, प्रेजेंट टाइम में इसमें 24 भाग हैं। कितने हैं? प्रेजेंट टाइम में इसमें 24 भाग हैं। इसीलिए भारत संघ में राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत संघ में हमारे 28 राज्य हैं। कितने? 28 राज्य हैं और भैया 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के भाग 3 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकारों से है, मूल अधिकारों से है। और जो मूल अधिकार हैं हमारे, ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, किसका दायित्व है? ये आपका उच्चतम न्यायालय पर तथा उच्च न्यायालय पर, इन दोनों पर मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है उसको हम लॉक कर देंगे। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। किसको? वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं। अच्छा बच्चा हमारा बैरोग्राफ, तो बैरोग्राफ द्वारा हम क्या मापते हैं? लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को बैरोग्राफ से मापा जाता है। बच्चा मैनोमीटर, मैनोमीटर के द्वारा हम गैस दाब को मापते हैं। क्या? गैस दाब को हम मैनोमीटर से मापते हैं। हाइग्रोमीटर द्वारा हम द्रवों का आपेक्षिक घनत्व कितना है, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व कितना है ये मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। बात क्लियर हुई? चारों ऑप्शन आपके क्लियर हुए? ठीक है, पेन कॉपी साथ में रखिए जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन आपके क्लियर हुए है ना, किससे क्या मापा जाता है, इनको आप तुरंत लिख लिया करिए।
निम्न में, वो आपके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे जो एग्जाम टाइम काम आएंगे। निम्न में विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आप सभी को पता होगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। फिर वोल्ट क्या है? विद्युत वाहक बल, देखिए सुनिए, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और प्रतिरोध की SI इकाई जो है वो आपकी ओम होती है। विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराडे होता है। विद्युत धारिता का जो SI मात्रक है वो फैराडे होता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? 4 ऑप्शन आपके क्लियर हुए। अगला क्वेश्चन कहता है, सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन आपके अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। डियर फ्रेंड, किसने किया? सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। सुपर फास्ट क्लास है आपकी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पे हम चारों का बता देंगे आपको, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपका थायमीन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। ओके, बच्चा आपका क्या, जैसे पहला है आपका बायोटीन, तो बायोटीन जो है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम आपका बायोटीन है। और विटामिन B5 का नाम, विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। बच्चा लास्ट वन राइबोफ्लेविन, यह आपका विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। ध्यान रखिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। ऑप्शन सारे ही आपके क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन कहता है, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ होता है धनी या मालदार। क्या होता है? धनी या मालदार गांठ का पूरा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? तो देखिए, इसमें आपका जो है कौन सा गलत है? लोहा लेना, सामना करना, ये तो ठीक लग रहा है। रास्ता नापना, रास्ता नापने का मतलब होता है चले जाना। रास्ता नापने का अर्थ क्या होता है? चले जाना। आकलन करना नहीं होता है, चले जाना। ये ऑप्शन आपका इसमें क्या था? गलत था। रग रग जानना, यानी कि अच्छी तरह से परिचित होना। हमने उसका रग रग जान लिया है, यानी कि हमने उसको अच्छी तरीके से समझ लिया है। शैतान के कान काटना, बहुत अधिक चतुर होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? उड्डयन का जो संधि विच्छेद होता है वह आपका उत हलंत प्लस डयन होता है। ये हमारा मिल करके क्या बनता है? उड्डयन बनता है। तो ऑप्शन आपका जो ए है वह राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो नीचे हलंत लगा है वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, नीचे हलंत जरूर लगेगा, उत प्लस डयन होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध कौन सा लिखा है? सही कौन है? देखिए, सुषुप्त सही है या दृष्टा सही है, रचयिता सही है? देखिए, अगर रचयिता लिखा होता भैया तो इस तरीके से लिखा होता है ना, या सृष्टा सही है? कौन सा सही है? तो इसमें जो शुद्ध शब्द लिखा है वह आपका दृष्टा सही है। ठीक है, दृष्टा सही है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। तुर्की की मुद्रा क्या है? तुर्की की मुद्रा लीरा है। तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। ओके, जबकि यहाँ पे जो डांग लिखा है ये किसकी है? ये भैया वियतनाम की है। नोट कर लो, लिख लो, जान लो, पहचान लो, वियतनाम की मुद्रा है क्या? डांग। और जो क्यात है वो म्यांमार की मुद्रा है। किसकी? म्यांमार की मुद्रा क्यात है। और जो सुम है ये उज्बेकिस्तान की मुद्रा है। किसकी? उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? सुम। समझिए, तुर्की की मुद्रा लीरा है, वियतनाम की मुद्रा डांग है, और आपका म्यांमार की मुद्रा क्यात है, उज्बेकिस्तान की मुद्रा सुम है। राइट, चारों ऑप्शन क्लियर हुए। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा एज लिमिट क्या होनी चाहिए, यानी कि कम से कम एज लिमिट क्या होनी चाहिए भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा की सदस्यता के लिए क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए आपकी 30 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो कम से कम एज लिमिट है वो आपकी 30 है, 30 वर्ष होना जरूरी है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है, हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 24 फरवरी को क्या मनाते हैं भैया? हम हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। मैं लिख देता हूं, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। केंद्रीय उत्पाद, देखिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ये आपका होता है 24 फरवरी को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेगा, बहुत आसान नहीं पूछेगा। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाते हैं। 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये कब मनाते हैं हम? ये मनाते हैं 21 फरवरी को। 4 फरवरी को क्या मनाते हैं? 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। सारी बातें क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 24 फरवरी को हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वह आपका हेग यानी कि नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ? नीदरलैंड। हेग कहाँ है आपका? नीदरलैंड। ओके, और अगर पूछ ले कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हमारा, इसकी स्थापना कब हुई थी डियर फ्रेंड? तो इसकी स्थापना भैया 3 अप्रैल 1946 में हुई थी, जिसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कहाँ आपका? हेग यानी कि नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन कहता है, एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं कहाँ? एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो हमारी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ? एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में स्थित हैं। हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? देखिए, हॉर्नबिल उत्सव का जो आयोजन है वह आपका नागालैंड में। नागालैंड में हर वर्ष महीना अगर पूछ ले किस महीने में किया जाता है भैया, तो वो मंथ आपका दिसंबर है। ठीक है, नागालैंड में हर साल दिसंबर के महीने में, दिसंबर महीने का जो फर्स्ट वीक होता है, ये भी ध्यान रखिए, दिसंबर महीने का जो फर्स्ट वीक होता है उसमें हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन किया जाता है नागालैंड में। अगला क्वेश्चन, इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ स्थित है? इसरो उपग्रह केंद्र आपका बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ? इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। 21 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम लेखक कौन हैं? मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम लेखक जो आपके हैं वो वी.एस. नायपॉल हैं। वी.एस. नायपॉल हैं। और ये जो मान बुकर पुरस्कार है ये इनको वर्ष 1971 में दिया गया था। मान बुकर पुरस्कार वी.एस. नायपॉल को 1971 में दिया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर द्वैध शासन किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर द्वैध शासन जो है ये क्लाइव के मस्तिष्क की उपज थी। किसकी? क्लाइव की। ठीक है, और आपको बताते चलें कि बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद जो क्लाइव था वो पुनः बंगाल का गवर्नर बनकर के आया था, और उसने जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय से 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि की, जिसके फलस्वरूप बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाता है। चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो चालुक्य और होयसल वंश के जो मंदिर हैं आपके, वह किस में आते हैं? ये आपके बेसर में आते हैं।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये नागर, बेसर, द्रविड़, ये हैं क्या तीनों चीज़ें? देखिए, जो हमारे भारतीय मंदिर हैं उनको थोड़ा समझ लीजिए। जो हमारे भारतीय मंदिर हैं, थोड़ा डीप लेके चलते हैं। भारतीय मंदिर हैं, इनको मुख्यतः 3 शैलियों में विभाजित किया जा सकता है। भारतीय मंदिरों को 3 शैलियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली शैली इसमें आपकी जैसे बेसर हो गई, ओके, आपकी नागर हो गई, आपका द्रविड़। ये 3 शैलियां हैं जिनमें भारतीय मंदिरों को शामिल किया जा सकता है। अब इसमें आपका जो चालुक्य है और होयसल वंश के जो मंदिर हैं वो बेसर शैली से निर्मित हैं। किससे? बेसर शैली से निर्मित है। तो आपने ये समझा कि जो हमारे भारतीय मंदिर हैं उनको मुख्यतः 3 शैलियों में विभाजित किया जा सकता है। वो 3 शैलियाँ आपकी ये हैं, जिसमें से चालुक्य और होयसल जो हैं वो बेसर शैली के अंतर्गत आती हैं। अष्टप्रधान निम्न में से किसकी देन थी? अष्टप्रधान जो थी वह शिवाजी की मानसिक देन थी। किसकी? अष्टप्रधान शिवाजी की मानसिक देन थी। ठीक है। अच्छा, शासन में सहायता और परामर्श देने के लिए शिवाजी ने 8 मंत्रियों की एक परिषद की नियुक्ति की थी, जिसे अष्टप्रधान कहा गया था। ठीक है। क्या? जो शिवाजी थे उन्होंने शासन में सहायता और परामर्श देने के लिए शिवाजी ने क्या किया था? 8 मंत्रियों की एक परिषद तैयार की थी, जिसको अष्टप्रधान कहा गया। अगला क्वेश्चन, कामागाटा मारू क्या था? देखिए, कामागाटा मारू जो था यह एक जहाज था। क्या था? एक जहाज था। ठीक है। 1914 की बात है। 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए निकला हुआ यह एक समुद्री जहाज था कामागाटा मारू, जो कहाँ के लिए निकला था? हांगकांग से कनाडा के लिए 1914 में। नाम कामागाटा मारू। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म दल के नेता थे? कौन थे भाई? तो वो आपके अरविंद घोष जो थे वो कांग्रेस के, किसके? अरविंद घोष जो थे यह कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। और ये गर्म दल के 4 स्तंभ जो बताए गए हैं, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये उनमें से एक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह राइट हो जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रेगुलेटिंग जो एक्ट है यह आपका 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में जो भ्रष्टाचार, कुशासन व्याप्त था उसको दूर करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। चटगांव आर्मरी रेड के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए, जो चटगांव आर्मरी रेड है ये कब हुआ था? ये आपका 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। 18 अप्रैल 1930 को हुए चटगांव आर्मरी रेड के जो प्रमुख नेता थे वो आपके सूर्य सेन थे। कौन थे? सूर्य सेन थे इसके प्रमुख नेता। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था? वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? डियर फ्रेंड, हिमनद के निक्षेपण को हिमोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमोड कहा जाता है। और आपको बताते चलें कि हिमनद के पिघलने से जो निक्षेप बनता है वही आपका हिमोड कहलाता है। हिमनद के पिघलने से जो निक्षेप बनता है उसी को हम हिमोड कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इज द राइट वन। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है वह आपका दूध की उपलब्धता में सुधार से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दूध की उपलब्धता में सुधार से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। चलिए, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है वह आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हमारे पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मैग्नीज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो मैग्नीज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? तो वह आपका बालाघाट है। क्या है? बालाघाट। जो बालाघाट है, अच्छा ये कहाँ स्थित है बालाघाट? बालाघाट आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है मैग्नीज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है?
कौन सी चीज़ है जो भारत निर्माण के अंतर्गत शामिल नहीं है? वह आपका ग्रामीण स्वास्थ्य है। क्या? ग्रामीण स्वास्थ्य है। डियर फ्रेंड, आपको बताते चलें कि भारत सरकार के द्वारा दिसंबर 2005 में, कब? दिसंबर 2005 में भारत निर्माण कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत हमारे 6 क्षेत्रों को इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो हमारे 6 क्षेत्र हैं उन पर फोकस किया गया। वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे आपका एक तो सिंचाई हो गया, सड़कें हो गई, आवास, ग्रामीण जलपूर्ति, ग्रामीण दूरसंचार और विद्युतीकरण। ये हमारे 6 क्या थे? ये 6 क्षेत्र थे जिन पर फोकस किया गया था। ओके, भारत निर्माण कार्यक्रम का जो आरंभ है वो दिसंबर 2005 में किया गया था, जिसमें 6 क्षेत्रों पर फोकस किया गया था। ग्रामीण स्वास्थ्य उसमें आपका नहीं आता है, आपका जलपूर्ति, आवास और विद्युतीकरण आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रयास सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इसकी गणना का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? ये उन्होंने 1867-68 ईस्वी में किया था, 67-68 में किया था। अगर दादा भाई नौरोजी की बात माने तो इनके अकॉर्डिंग क्या था? 1868 ईस्वी में भारत के प्रति व्यक्ति की जो आय थी वह 20 रुपये थी। कितनी थी? 20 रुपये। दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि 1868 में जो उन्होंने गणना की है तो उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपये। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। 19 जुलाई 1969 को भारत में कितने बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? कितने? तो ये आपका 14। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद आपको बताते चलें 15 अप्रैल 1980 में, 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य जो अनुसूचित बैंकें थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। डियर फ्रेंड, कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है। ये जो है कि कृषि के क्षेत्र में महिला किसानों के प्रोत्साहन के लिए मनाया जाता है 15 अक्टूबर। ऑप्शन डी इज द राइट वन। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो यह आपकी कनाडा के संविधान से, मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली आपकी कनाडा के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? वह आपका अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है वह बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसके तहत क्या है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने हो गए या जो अन्य जोखिमपूर्ण काम हो गए उनमें निषेध है बच्चे, यानी कि उनमें काम, कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत में ये सारे संविधान के स्रोत हैं, आपको याद होने चाहिए। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। कहाँ से? यह आपकी यूएसए से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना। ऑप्शन सी इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो वह आपका जो है अनुच्छेद 51 का में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। अनुच्छेद 51 का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने। देखिए, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? न्यायिक है, व्यक्तिक है, विधायी है या फिर प्रशासनिक है? कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। कैसा अधिकार है? विधायी अधिकार है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। निम्न में दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वह आपकी पारसेक है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और 1 पारसेक बराबर
3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, 1 पारसेक इज इक्वल्स टू 3.26 प्रकाश वर्ष। ओके, तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वह आपकी पारसेक हो जाएगी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्स किरणों की खोज जो है वह आपके रॉन्टजन ने की थी। किसने? रॉन्टजन ने। जबकि जो आपके रिटर हैं, रिटर ने पराबैंगनी किरण, रिटर जो हैं इन्होंने पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, पराबैंगनी किरणों की। न्यूटन बचे, न्यूटन जो हैं ये आपके दृश्य विकिरण की खोज की थी, दृश्य विकिरण। और बच्चे हॉर्सेल, तो जो हॉर्सेल हैं इन्होंने अवरक्त विकिरण की खोज की थी। ओके, सारे क्वेश्चन ऑप्शन क्लियर आपके। देखिए, रिटर जो हैं इन्होंने पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। न्यूटन इन्होंने दृश्य विकिरण की खोज की थी। हॉर्सेल जो हैं इन्होंने अवरक्त विकिरण की खोज की थी। रॉन्टजन इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा कंप्लीट हुआ। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में देखिए आपको बताते चलें, लार में हमारे 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक आपका टाइलिन होता है, पहला कौन सा होता है? एक आपका टाइलिन होता है। जो दूसरा है उसका नाम क्या होता है? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ये आपका दूसरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका है वह क्या हो जाएगा? टाइलिन हो जाएगा। ओके, लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वह टाइलिन हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? भैया विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस रोग हो जाता है। क्या? विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। और विटामिन अगर बी की कमी है तो उससे बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकने का क्या अर्थ है? तो अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकने का मतलब क्या होता है? गुप्त मंत्रणा होना। ये तो आपने भी खूब यूज किया होगा। लगता है कि अंदर ही अंदर कुछ कढ़ाई में गुड़ पक रही है, यानी कि कोई गुप्त मंत्रणा हो रही है, कोई सीक्रेट तैयार किया जा रहा है जो हमको नहीं पता या हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। अपराध बोध से यानी कि अगर हमसे कोई अपराध हो गया और फिर उसके बाद हमको उसका ज्ञान हुआ, उसके बाद हम उसको समझ पाए, इससे हम अपने आप को जो गिल्ट फील करते हैं उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हम आत्मग्लानि कहते हैं। उसके बाद हमें क्या होता है? पश्चाताप होता है। पहले तो हम मान लीजिए हम किसी को कुछ बोल दिया, ठीक है, हंसी मजाक में बोल दिया, लेकिन सामने वाले को गुस्सा लगे, फिर हमें फील होता है कि यार, फिर हमें गिल्ट फील होता है, अपराध फील होता है अपने ऊपर कि हमने गलत किया, हमें उस समय ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, है ना। ये आत्मग्लानि होती है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध क्या है? उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। सही शब्द क्या है? आप क्या बोलते हैं? इसमें सही शब्द आपका यही है, ऑप्शन डी, उसे शिमला जाना है। उसे कहाँ जाना है? उसे शिमला जाना है। ये आपका इसमें राइट हो जाएगा। श्रीलंका भारत से अलग होता है, तो श्रीलंका जो है वह भारत से किस तरीके से अलग होता है? पाक जल संधि द्वारा। पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। मनामा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो जो मनामा है वह आपकी बहरीन की राजधानी है। कहाँ की? बहरीन की राजधानी हमारी मनामा है। ठीक है, और जो बाकी ऑप्शन है आपके, बाकी जो जैसे यहाँ पे लिखा है आपका, नेक्स्ट है जैसे मलेशिया, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर, यहाँ पे अंक की बिंदी है। ठीक है, तो ये मलेशिया की राजधानी है। मालदीव की राजधानी माले, मालदीव की राजधानी क्या है? माले। यमन की राजधानी साना। ओके, और मनामा जो है वह आपकी बहरीन की राजधानी है। तो इस तरीके से जो आपके फॉरेन कंट्रीज हैं उनकी भी कैपिटल पूछी जाती हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। निम्न में से किस राज्य को नेफा नाम से जाना जाता था? नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, किसको जाना जाता था? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश है। पहले अरुणाचल प्रदेश को नेफा नाम से जाना जाता था। ठीक है, और उसके बाद 20 जनवरी 1972 की बात है, 20 जनवरी 1972 को इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद
20 फरवरी, देखिए ध्यान रखिएगा, 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। देखिए पहली बात, जो अरुणाचल प्रदेश है इसको नेफा के नाम से जाना जाता था। फिर क्या हुआ, 20 जनवरी 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर 20 जनवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं। देखिए आप, जैसा कि राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है, ये भी आपको याद रखने वाली बात है। अच्छा, इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? इनके सदस्यों का जो कार्यकाल है डिफरेंट, वह 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद, कब? हर 2 साल बाद जो है वो रिटायर हो जाते हैं। तो ऑप्शन इसमें आपका क्या हुआ? ऑप्शन बी, यानी कि 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्वेश्चन कहता है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस आपका हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और वहीं पर 21 मार्च को हम विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। डियर फ्रेंड, विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस हम 21 मार्च को मनाते हैं। 15 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। लिख लेते हैं, विश्व उपभोक्ता, ये सारे ही आपको एक जगह लिख लीजिए। विश्व उपभोक्ता दिवस हम 15 मार्च को मनाते हैं। 23 मार्च हमारा बच्चा, 23 मार्च को हम विश्व मौसमी विज्ञान दिवस, नोट कर लीजिए भैया, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, देखिए पहली बात, 21 मार्च को हम विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। 15 मार्च को हम विश्व उपभोक्ता दिवस विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। 23 मार्च को हम विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च को हम क्या? विश्व जल संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओके, बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, विश्व व्यापार संगठन है कि WTO का जो मुख्यालय है वह आपका जिनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा में। थोड़ा और फास्ट चलते हैं। देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर जो है वह आपका खजुराहो यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? जो पोंगल त्यौहार है यह आपका तमिलनाडु में, कहाँ? तमिलनाडु में मनाया जाता है। भैया कब मनाया जाता है? यह हर साल आपका जनवरी के महीने में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? यह फसल कटाई के समय मनाया जाता है। कब? फसल कटाई के समय, लगभग जनवरी के महीने में मनाया जाता है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वह आपका कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ है? ये भैया आपका तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु तो आपको याद रहेगा, लेकिन कलपक्कम भी आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ठीक है, मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय मूल की प्रथम लेखिका कौन है? यह आपकी अरुंधति रॉय हैं। कौन? अरुंधति रॉय हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वह आपकी, इसके पीछे आपको बताते चलें कि वर्ष 1921 और 22 में जो राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी के लीडरशिप में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, उससे विकसित अवस्था में नगरों के अवशेषण प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे नगर योजना जो है ये वहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता थी। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी, उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो इनके की पॉइंट्स हैं, है ना, वो भी हम नीचे लिख दें ताकि जो सामने लिखा हुआ हो आप उसको ठीक से पढ़ पाएँ और नोट कर पाएँ। ठीक है, की पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में लिखने का प्रयास करेंगे। निम्न में
पुस्तक इंडिका का लेखक कौन है? तो जो पुस्तक इंडिका है उसके लेखक मेगास्थनीज हैं। कौन? मेगास्थनीज जो हैं वह इंडिका जो पुस्तक है उसके लेखक हैं। आपको बताते चलें जो मेगास्थनीज हैं इन्होंने भारत में रह करके जो कुछ भी देखा, सुना, जाना, पहचाना उसे मेगास्थनीज ने क्या किया? इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिखा है। ठीक है, चलिए शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का जो मकबरा है वह आपका सासाराम में स्थित है। कहाँ? सासाराम में स्थित है। औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया? किसको शामिल किया गया? तो औरंगजेब द्वारा जो अंतिम दक्कनी राज्य था उसके रूप में गोलकुंडा को, किसको? गोलकुंडा को सम्मिलित किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? शक संवत आपका लगभग 78 ईस्वी से माना जाता है। 78 ईस्वी में ये आपका प्रारंभ हुआ था और 78वीं ईस्वी से जो शक संवत था इसके प्रवर्तक कनिष्क हैं। कौन? शक संवत जो 78वीं ईस्वी से शुरू हुआ उसके प्रवर्तक कनिष्क हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालयों की जो स्थापना है वह आपकी 1882 ईस्वी में किसके माध्यम से? ब्रिटिश संसद के माध्यम से, ब्रिटिश संसद के माध्यम से हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कल अगला क्वेश्चन कहता है किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन है डियर फ्रेंड, क्या भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता था। आपको बताते चलें अगस्त 1942 कब की बात है? अगस्त 1942 में प्रारंभ हुए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह हमारा 1942 में शुरू हुआ था। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का जो नारा है वह महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो कि आपका 1942 में शुरू हुआ था, तब करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले आपके सुभाष चंद्र बोस थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इज द राइट वन। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये आपका 1946 में हुआ था, सितंबर 1946। पूरी तारीख याद रखनी है तो रखिए 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। 2 सितंबर 1946 वो तारीख थी। भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम भूसंधि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, भूसंधि भूमि की वह संकरी पट्टी है जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ने का काम करती है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहला रेल मार्ग कब तैयार हुआ था? तो भारत में जो सर्वप्रथम सबसे पहला रेल मार्ग था वो 1853 में बन करके तैयार हुआ था। उसमें भारत में जो है किसका काल था? भारत में उस समय लॉर्ड डलहौजी का काल था, यानी लॉर्ड डलहौजी का शासन था हमारे भारत में। तो भारत में कह सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के काल में सबसे पहले रेल मार्ग 1853 में तैयार किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का प्रारंभ निम्न में से किस वर्ष किया गया था? तो ये भी आपका जो है 2005-06 में हुआ था। बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए 2005-06 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन का प्रारंभ किया गया। ऑप्शन डी इज द राइट वन। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए, संविधान की व्याख्या का अंतिम और पूर्ण अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय को। किसको? उच्चतम न्यायालय को है, जो कि उसे मुख्यतः अनुच्छेद 131 हो गया, 132 हो गया, 133 से प्राप्त होता है। ये अधिकार जो है किसको? उच्चतम न्यायालय को एक अनुच्छेद 131, 32 और 33 से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। आगे क्वेश्चन कहता है अधीनस्थ न्यायालय किसके अधीन कार्य करते हैं? तो जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वह आपके उच्चतम न्यायालय के अधीन होते हैं और ये उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार जिला और जो निम्न स्तर होते हैं उन पर काम करते हैं।
ऑप्शन डी इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन कहता है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए। यह आपका 44वां संविधान संशोधन था जो कि आपका 1978 में हुआ था, जिसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और फिर इसे जो है कि संविधान का भाग जो हमारा 12वां है उसमें अनुच्छेद जो हमारा 300 का है उसके तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, बात पूरी समझ में आई। देखिए फिर से समझिए, संपत्ति का जो अधिकार है ये पहले मौलिक अधिकार में था, लेकिन फिर इसको 44वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें हटा दिया गया। 1978 की ये बात है। उससे हटाने के बाद जो हमारा संविधान का भाग 12वां है उसमें अनुच्छेद 300 का है उसके तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। निम्नलिखित में से किसको B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। तो ये जो आपका अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। भारतीय संविधान का जो हमारा अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा प्रदान की है और अनुच्छेद 32 में हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। निम्न में कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन है? तो वह आपका डायनमो है। डायनमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जबकि अगर हम बात करें विद्युत मोटर की, तो जो विद्युत मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को उसमें यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है और जो विद्युत सेल है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर हुआ। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए जो खाने का सोडा है उसका रासायनिक नाम आपका सोडियम बाई कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, ये जो नीचे सोडियम कार्बोनेट लिखा है ये किसका नाम है? तो जो आपका धावन सोडा होता है, जो आपका धावन सोडा होता है, धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। ठीक है, और जो खाने का सोडा है वो सोडियम बाई कार्बोनेट, जो धोने का सोडा है वो हमारा सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है सर्वग्रहता रक्त समूह कौन सा है? जो रक्त समूह हमारा AB है ये सर्वग्रहता रक्त समूह है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता इसलिए ये सर्वग्रहता होता है। ठीक है, और रक्त समूह जो O है हमारा ये सर्वदाता होता है। ये क्या कहलाता है? जो O है ये सर्वदाता। ओके, और क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, यहाँ एंटीबॉडी नहीं होता, और जो O है इसमें हमारा एंटीजन नहीं होता, इसलिए हम ये किसी को भी दे सकते हैं। आगे बात करते हैं, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की है, तो वह आपकी अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है अग्न्याशय। ऑप्शन बी इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन कहता है चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चैन की बंसी बजाने का मतलब है कि बहुत सुख सुविधाओं के साथ रहना, आराम से रहना, मस्ती में रहना, यानी कि चैन की बंसी बजाना। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। भोर, विहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भोर, विहान, निशांत, सवेरा, प्रातःकाल, है ना, ये सभी हमारे प्रभात के पर्यायवाची हैं, हमारे मॉर्निंग टाइम के पर्यायवाची हैं। प्रभात यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप चुनिए। देखिए शुद्ध क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं,
श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, नाम है, श्री कृष्ण का अनेक नाम है। क्या हो जाएगा भैया? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट हो जाएगा, वाक्य हमारा शुद्ध है। निम्न में आचार का विलोम शब्द क्या होगा? आचार का विलोम शब्द हमारा अनाचार होता है। क्या होता है? अनाचार हमारा आचार का उल्टा होता है। निम्न में से किस राज्य को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी, किस राज्य को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी, तो वो हमारा असम है। इसको पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी तथा पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसको कहा जाता है? असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी तथा पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका असम राइट है। राज्यसभा का गठन पहली बार किया गया कब? राज्यसभा का गठन पहली बार 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन पहली बार किया गया था। इसकी जो पहली बैठक थी, इसकी जो पहली बैठक थी वह आपकी 13 मई, हो सकता है आपसे इस बार बैठक पूछ ले, तो वो 13 मई 1952 को हुई थी। देखिए, राज्यसभा का गठन पहली बार 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और पहली बैठक आपकी 13 मई 1952 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। जबकि हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस हम कब मनाते हैं? 3 मार्च को। और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 20 मार्च को हम विश्व खुशहाली दिवस मनाते हैं। ये जितने भी दिवस हैं ये हम एक जगह लिख करके आपको बता देंगे, है ना, ठीक है। चलिए पहले एक बार आप रिपीट मार लीजिए, लिखिए 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद 3 मार्च को हम विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। 4 मार्च को हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स का मतलब है यहाँ पे बेल्जियम में, कहाँ? बेल्जियम में स्थित है। ओके, ब्रुसेल्स कहाँ है आपका? बेल्जियम में है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ जो है वह चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ आपका यानी कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। अच्छा, अगर पूछ ले कि इसका निर्माण किसने करवाया था डियर फ्रेंड, तो इसका जो निर्माण है वो महाराणा कुंभ ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभ ने करवाया था। बिहू कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बिहू हमारा सिंपल सी बात है असम का नृत्य है, ठीक है। और ये असम के कचारी और कछारी, ध्यान दीजिए, असम के कचारी और कछारी जनजातियों में प्रचलित है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय है वह आपका बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना डियर फ्रेंड 1964 में हुई थी। कहाँ, कब हुई थी? 1964 में हुई थी, ठीक है। निम्न में, अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहला व्यक्ति कौन है? वह आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं और उन्हें ये जो पुरस्कार है वो 1954 में मिला था। कब मिला था? 1954 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने है। डियर फ्रेंड, आपसे कहना चाहेंगे अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, आप शेयर जरूर करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुँचाएंगे और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए बहुत मेहनत से बेस्ट कंटेंट तैयार किया जा रहा है और ये जो सारे क्वेश्चंस रहेंगे ये कंप्लीट या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पढ़ने के बाद। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। भूमिदान का सबसे पुराना अभिलेख प्रमाण निम्न में किससे मिलता है? यह आपका नानाघाट अभिलेख से मिलता है। कहाँ? नानाघाट अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन इज द राइट वन। निम्न में पद्मावत के रचयिता कौन हैं? पद्मावत के रचयिता जो है वो आपके जायसी हैं, ठीक है। जायसी का पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी है। ओके, मलिक मोहम्मद जायसी भी ऑप्शन में आपका हो सकता है। मुगल साम्राज्य का
प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? तो भैया मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार जो है वो अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह आपकी सरोजनी नायडू थी। ठीक है, देखिए बात है 1925 की। कब की? सन 1925 में कानपुर में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसमें सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। 1925 की बात है। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वह आपका कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और आपको बताते चलें कि इसमें जो है कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और डेट याद रखिएगा, ये हमारा 28 से 31 दिसंबर 1885 में हुआ था। ठीक है, एंड आज का 100 नंबर क्वेश्चन, यानी कि हमने शतक कंप्लीट कर ली। 100 ही है, हाँ ठीक है, पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वह 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। प्यारे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसे रही। इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे।